नमस्कार साथियों, आज हम वर्ग 3 की PYQs स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ग 3 की मेंस परीक्षा जो कि जल्द ही आयोजित की जाएगी। PYQs जो हैं वो सक्सेस ऑफ की कह सकते हैं। वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं सही डायरेक्शन में चलने का। चूँकि मेंस पहली बार होना है इसका, तो मेंस पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी प्री जो एग्ज़ाम इसका हुआ था उनके पेपर मैं आशा करती हूँ हेल्पफुल रहेंगे। तो हम रोज़ इनके पेपर्स को करने का प्रयास करेंगे। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैथ बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आपको पहले पोर्शन में संस्कृत दी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी अभी इसको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कंपलसरी यदि उन्होंने इंग्लिश कर दिया तो संस्कृत फिर नहीं आएगी। तो जो कन्फ्यूजिंग वाले हैं उनको भी हम स्किप करते चलेंगे, और जो भी हमारे क्लियर हैं जैसे मैथ है और आपका EVS है, एनवायरनमेंट जो है वो पक्का आने वाला है, मैथ पक्का आने वाला है, तो इनको अपन क्लियर कर लेते हैं। बाकी हिंदी आपका पक्का आएगा तो उसको क्लियर कर लेते हैं। जहाँ हमें ऐसा लगेगा कि जो कन्फ्यूजिंग वाला है, जो अभी क्लियर नहीं है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करते चलेंगे। चलते हैं संस्कृत को छोड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 31 से हमारा हिंदी स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रा केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या समाज केंद्रित? तो पाठ्यक्रम जो है वो ना तो विद्यालय के लिए बनाया गया है, ना शिक्षक के लिए, ना ही समाज के लिए। जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो बच्चों के मेंटलिटी के हिसाब से किया जाता है। वो किस क्लास में है, वो कितना उसको कवर कर सकते हैं और वो उससे कितना सीख सकते हैं। तो सीधा लिख सकते हैं पाठ्यक्रम जो है वो छात्र केंद्रित होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। इनमें से पूछ रहे हैं कौन सा कथन उचित नहीं है? तो उचित नहीं है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। तो इसका सी उचित नहीं है, बाकी तीनों उचित है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। सुनना कौशल जो है वो भाषा के विकास के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में भी सहायक है। और सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। निम्न में से शिक्षण प्रतिमान के का तत्व ब्लैंक्स है। शिक्षण प्रतिमान के कौन कौन से तत्व हैं देखते हैं। तो लक्ष्य, उद्देश्य एवं संरचना एवं सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। शिक्षक बच्चों के लिए एक जब पढ़ाने के प्रतिमान स्थापित करता है तो उनमें सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाता है या उनकी लक्ष्य उद्देश्य क्लियर करता है, उनको एक स्ट्रक्चर देता है, उनको एक संरचना देता है, उसकी एक सामाजिक प्रणाली तैयार करता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है। तो इसका एक करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। ये प्रयुक्त करते हैं निबंध रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में दिए गए सभी विकल्पों में। देखो और लिखो किसी भी निबंध के बारे में कहा जाए तो उसे किसी संरचना को, किसी व्यक्ति को, किसी भी परिदृश्य में यदि निबंध लिखना है तो उसको देखकर, उसकी संरचना को देखकर उसके बारे में लिखने के लिए आता है, उसको जानकर उसके बारे में लिखने के लिए आता है, और उसे बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से लिखना ही इस निबंध की रचना है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उद्देश्य जिसका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है, खाली स्थान से संबंधित है। उद्देश्य जिसका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान से है। ऐसा कौन सा उद्देश्य है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है जो हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का मुख्य
उद्देश्य निम्न में से क्या हो सकता है? तो साहित्यिक विधियों से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना। जो साहित्यिक विधि है उनसे परिचित कराना उद्देश्य है और व्याकरण जो विधि है उनको नियम सिखाना है। निम्न में से व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या हो सकता है? व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु क्या हो सकता है? तो व्याख्यान विधि जो है वो अध्यापक के केंद्रित हो सकती है, अध्यापक उसका केंद्र बिंदु हो सकते हैं, लेक्चर वही देते हैं। अगला क्वेश्चन है 38, निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन खाली स्थान के लिए आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन है वो किसके लिए आवश्यक है? तो शिक्षण कार्यों में सुधार, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जब भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। भाषा के अंतर्गत कई छोटी छोटी या कहा जाए अशुद्ध भाषा के रूप कई रूप एक ही भाषा के उपलब्ध हो जाएं क्षेत्रीय रूप में, तो उन्हें क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। वह किस ओर संकेत करता है? वह संकेत इस ओर करता है कि जो हमारी मातृभाषा है बच्चा उससे सबसे ज़्यादा सीख रहा है, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। वह भाषा को सबसे पहले सीख रहा है और वो कहाँ से सीख रहा है? अपने परिवार से सीख रहा है, अपने घर से सीख रहा है और वो मातृभाषा का यूज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समावेशी जो शिक्षा है विशेष विद्यालय या कक्षाओं को स्वीकार नहीं करता। समावेशी शिक्षा कहता है सबको एक सी शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा पारंपरिक शिक्षा पद्धति का अनुसरण करती है। सेकंड ये कहता है विशेष रूप से अशक्त बच्चों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था करती है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार करती है? नहीं, ये नहीं करती। इसमें कथन सत्य ये है कि ये समावेशी शिक्षा जो है वो विशेष शिक्षा को स्वीकार नहीं करती, सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन है, कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपके अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो आपको कारक जितनी विभक्ति हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाती हैं। जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह है व्याकरण। व्याकरण की सीधे परिभाषा इसमें पूछ ली। जिस विद्या के द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण प्रणाली के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? श्यामपट्ट जो है वो दृश्य साधन के रूप में आएगा, जिसे हम ब्लैक बोर्ड कह देते हैं, दृश्य साधन में आएगा। संबंध प्रक्रिया सिद्धांत का आधार है। सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक पैसेज दिया है जिसको आपको रीड करना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिनके आंसर इस पैसेज से देने होंगे। तो पहले सबसे अच्छी तरीका है हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें आंसर ढूंढने में आसानी होगी। किस ऋतु के आगमन पर आसमान में मेघ सज धज कर उपस्थित हो जाते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को ढूंढते हैं। मेघ आए बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव के शहर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। पेड़ झुकाने लगे गर्दन अचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बरद बाद शुद्ध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट को किवार की, हियाए लाल हवाया पानी परात भर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। किसका आगमन हो रहा है इसमें? इसमें ऋतु है जो वो आपकी वर्षा ऋतु है। मेघ आ रहे हैं, वर्षा आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही की वही काव्यांश दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन है, बादलों के आगे आगे खुशियों के गीत
कौन चलने लगी है, गीत गाती कौन चलने लगी है। तो इसमें आपको यहाँ मिलेगा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, अकलाए ओट के वार हलाए परात, मेघ आए बन ठन के सवर के। इसमें ये था आगे, नाचती गाती बयार चली, कौन चल रहा है, नाचती गाती बयार चल रही हैं। इसको आप राइट आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। बयार मीन्स क्या होता है आपका, वायु, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के बादलों के आगमन पर उनका अभिवादन करने के लिए कौन आगे बढ़ा। तो बूढ़ा पीपल, पीपल का बूढ़ा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुहार से कवि का क्या आशय है। जुहार से कवि का आशय है प्रणाम या अभिवादन करने से। नेक्स्ट इसका आंसर लेते हैं, प्रस्तुत कविता में पेड़ किसका प्रतीक है। पेड़ प्रतीक है गांव के आम व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं अपन। मेघ आए बन ठन के में विशेषण क्या है। तो जो उस चीज़ को विशेष बनाए, जैसे मेघ तो है लेकिन कैसे हैं, बन ठन के आए हैं, तो बन ठन के इसमें विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। खबर लेना, कैसे हो आप, ऐसे उसकी शुद्धि लेना कह सकते हैं। आपको एक गद्यांश दिया गया है और उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के लिए अपनी आत्मा की खोज और आनंद का सुगम मार्ग क्या था। देखते हैं हम इसमें। रामकृष्ण परमहंस ने साधना पूर्वक धर्म की अनुभूति प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद ने उनके व्यवहारिक सिद्धांत निकाले। देश में बौद्धिकता के साथ नास्तिकता का प्रचार बढ़ता जा रहा था, किंतु 2 सेकेंड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रामकृष्ण को इसकी भी चिंता नहीं थी। वस्तुतः संसार में उन्हें कोई प्रयोजन नहीं था। वे आत्मानंद की खोज में थे। वो किसकी खोज में थे, आत्मानंद की खोज में, स्वयं के आनंद की खोज में। और कहाँ था, उन्हें यह दिखाई पड़ रहा था, एवं आनंद का सबसे सुगम रास्ता उन्हें यह दिखाई पड़ रहा था कि अपने आप को वे काली की कृपा के भरोसे छोड़ दें, स्वयं को काली की कृपा के भरोसे छोड़ दें। ये आंसर आपको मिल गया, ये आंसर आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको इसी गद्यांश में, धर्म की अनुभूति अपने आप जलने लगी है, कैसे। आगे बढ़ते हैं इसके। उनका सारा जीवन प्रकृति को निश्चल पुत्र का जीवन था। वे अदृश्य सत्ता के हाथ में एक ऐसा यंत्र बन गए थे जिसकी कालिमा नहीं थी, मैल नहीं था। अतएव उनके भीतर एक अदृश्य लालिमा का चमत्कार अनायास दिखा जा सकता था। मनुष्य की सहज वृत्ति की जागृति उनके अंदर हो गई थी, अनायास ही। उसमें आगे लिखते हैं कि बहुत दिनों से हिंदुओं का विश्वास रहा था कि हृदय में पूर्ण रूप से निर्मल हो जाने पर, मन में स्वार्थ की सारी गंध निकल जाने पर एवं चित्र की छल की छाया भी नहीं रहने पर मनुष्य की सहज वृत्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। तो याद कर लेंगे आप, सहज वृत्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखते हैं। गद्यांश के अनुसार रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद के संबंध में क्या सच नहीं है। रामकृष्ण परमहंस आस्तिक थे, विवेकानंद नास्तिक थे। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नास्तिक में सही प्रत्यय क्या है। तो इसमें आपका ता प्रत्यय सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरोसा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो भरोसे का ही उर्दू जो शब्द कहा जाए वो एतवार होता है। समाधान का विलोम क्या है।
तो समाधान का विलोम समस्या हो जाएगी, समस्या का समाधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतएव शब्द में सही संधि विच्छेद है अत, अतः प्लस एव, अतएव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद लिख सकते हैं। आगे मैथ के सम्स हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करेंगे जो मैथ बैकग्राउंड के भी नहीं हो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आए। चलते हैं हम मैथ के सवालों की ओर। आपको संख्या दे रहे हैं 50 90 बटे 62 521, 89 67 बटे 64 521, सॉरी 64 521 है तीनों में, और ऊपर तीसरे में है 76 41। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे एलसीएम ले लीजिए। 64 521 सेम संख्या रहेगी, ऊपर जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ दीजिए। 7 और 1 8, 9 और 6 15, 16 17 18 19 की 9 हासिल आई 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 की 6 हासिल आई 1, 6 और 8 14, 14 और 7 21। आप देख लीजिए आपका ए जो आंसर है 21 698 बटे 64 521 राइट आंसर है ए। आप समझ गए होंगे कितना इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा विकल्प 19 का गुणज है? हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा 19 का गुणज है। तो देखते हैं हम, यदि हम 13 77 में 19 का भाग देके देखें, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौको 76, 19 पाँच 95, 19 छिक्का 114 ज़्यादा हो जाएगा, 19 सत्ते 133 तक कट जाएगा, 19 सत्ते 133, 34 35 36 37 बचे 4 47 जो कि नहीं कटेंगे, पूरा 19 का इससे नहीं जाएगा, तो ए तो नहीं है। बी चेक करके देखते हैं हम एक बार। बी जैसे चेक करेंगे हम 17 20 और भाग देना है हमें किससे 19 से, 19 नम्मा 171 बचा आपका 1 10 हो जाएगा जो कि 19 से नहीं कटेगा। ये भी बड़ी समस्या है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत आंसर है। देख ए गलत हो गया हमारा, बी गलत हो गया। अब सी को चेक करते हैं 15 96 बटे 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौको 76, 19 पाँच 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152। 8 बार जा रहा है तो आप 8 बार काट दीजिए। 52 से 53 54 55 57 58 59 कितने बचे 6 बचे। कितना हो जाएगा आपका 19 से कटेगा क्या 19 तीस 57, सॉरी 5 एक और चेक कर लेते हैं कहीं मिसिंग तो नहीं हुई हमसे। 15 96 19 का गुणज हमें प्राप्त करना है। 19 से कम 19, 19 19 57, 19 76, 19 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 53 54 55 56 57 58 59 बचे कितने 7 76 हो गए। 19 से कम 19, 19 38, 19 57, 19 चौको 76, मतलब 84 बार ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपका 84 आंसर आएगा और क्वेश्चन सही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य प्रेक्षण का क्या अर्थ है? आंकड़ों को यदि हम बढ़ते या घटते क्रम में ज्ञात करेंगे तो उसे हम माध्यिका कहेंगे। क्या